नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था कि कमला, घर की सबसे बड़ी बहू, रसोई में अपना मोर्चा संभाल थी। उसके चेहरे पर हर सुबह एक ही भाव होता था, अथाह ऊर्जा और थोड़ी सी झुंझलाहट। अरे, क्या आज सूरज पश्चिम से निकलेगा? कोई तो उठो। कमला की आवाज में मिठास कम, आदेश ज्यादा था। तभी राम प्यारी, सबसे छोटी बहू, उबासी लेती हुई अपनी साड़ी का पल्लू संभालती रसोई के दरवाजे पर पहुंची। उसकी आंखों में अभी भी नींद की लाली थी। क्या हुआ भाभी जी? इतनी सुबह सुबह कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? राम प्यारी ने छेपते हुए कहा। पहाड़? पहाड़ तब टूटेगा जब नाश्ता तैयार नहीं होगा और तुम्हारे देवर जी भूखे पेट दफ्तर चले जाएंगे। कमला ने झट से जवाब दिया। उसके हाथ रोटी बेलने में व्यस्त थे। अरे, अभी तो 6 ही बजे हैं। इतनी जल्दी क्या है? राम प्यारी ने फिर से उबासी ली। जल्दी? तुम्हें क्या पता जल्दी क्या होती है? यहाँ 10 लोगों का खाना बनाना होता है और तुम हो कि अभी तक पलंग तोड़ रही हो। कमला ने अपनी आवाज तेज की। मैं क्या करूं? कल रात देर तक टीवी देख रही थी, वो नया सीरियल। राम प्यारी ने सफाई देने की कोशिश की। सीरियल? तुम्हें सीरियल देखने से फुर्सत मिले तो घर के काम भी दिखें। कमला ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे अरे, क्या हुआ सुबह सुबह? क्या लड़ाई का अखाड़ा खोल लिया है? दादी माँ की कड़कती आवाज आई। वह लाठी टेकती हुई रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में शरारत और अनुभव का मिश्रण था। दादी माँ, आप ही बताइए, इन्हें देखिए। कमला ने तुरंत शिकायत की। क्या हुआ कमला? रामप्यारी क्यों सता रही है मेरी बड़ी बहू को? दादी माँ ने रामप्यारी की तरफ देखकर आंख मारी। मैं तो कुछ नहीं कह रही दादी माँ, बस थोड़ी देर हो गई। रामप्यारी ने मासूमियत से कहा। ये तो तुम्हारी पहचान बन चुकी है बेटी। दादी माँ मुस्कुराई। अरे ये क्या, अभी तक नाश्ता नहीं बना? छोटे भैया कहाँ हैं? माँ जी की आवाज आई। वह अपने कमरे से निकल कर आई। उनके चेहरे पर हमेशा एक चिंता की लकीर रहती थी, जैसे दुनिया का सारा बोझ उन्हीं के कंधे पर हो। बन रहा है माँ जी, कमला ने तुरंत जवाब दिया। बन रहा है या बनने की तैयारी हो रही है? तुम्हें तो पता है, छोटे भैया बिना नाश्ता के काम पर नहीं जाते। माँ जी ने अपनी आदत के अनुसार ताना मारा। हाँ माँ जी, मुझे सब पता है। कमला ने गहरी सांस ली। तभी तभी सबसे छोटा बेटा बंटी स्कूल की वर्दी में हड़बड़ाता हुआ आया। हाँ, मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे देर हो रही है। अभी बनता है बेटे, कमला ने प्यार से कहा। तभी घर के मुखिया बड़े भैया अपने धोती का छोर संभालते हुए आए। क्या हुआ? अभी तक नाश्ता नहीं बना? मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। बन रहा है जी, कमला ने लगभग रोते हुए कहा। अरे ये क्या, सुबह सुबह ही नाटक शुरू हो गया? पिताजी, यानी घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ते हुए बोले। उनके चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे इन्हें इन रोजाना के नाटकों की आदत हो। नाटक नहीं है पिताजी, ये काम है। कमला ने पलट कर जवाब दिया। काम? काम तो होता ही रहेगा, पहले सबको खिलाओ। पिताजी ने अखबार से नजरें हटाए बिना कहा। अरे ये क्या, बंटी क्यों रो रहे हो? रामप्यारी ने बंटी को देखा, जो अब जमीन पर बैठकर रोने लगा था। मुझे भूख लगी है, बंटी ने चीखते हुए कहा। ओहो, ड्रामा क्वीन, दादी माँ ने हंसते हुए कहा। तभी घर का दरवाजा खुला और एक नई आवाज सुनाई दी। नमस्ते, मैं आ गई। सबकी आंखें दरवाजे की तरफ मुड़ी। वहां एक युवती खड़ी थी, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथों में एक बड़ा सा सूटकेस था। यह थी रिया, बड़े भैया के छोटे भाई राहुल की नवेली पत्नी। वह अभी अभी अपनी माँ के घर से लौटी थी। रिया, तुम कब आई? राहुल की माँ, यानी माँ जी ने खुशी से पूछा। अभी अभी माँ जी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, आ गई मेरी नई बहू, दादी माँ ने खुशी से कहा। नमस्ते दादी माँ। रिया ने झुककर उनके पैर छुए। खुश रहो बेटी, दादी माँ ने आशीर्वाद दिया। रिया, अंदर आओ, कमला भाभी ने आवाज दी। रिया ने अंदर कदम रखा। घर में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे किसी ने नाटक के बीच में पॉज बटन दबा दिया हो।
अरे क्या हुआ, सब शांत क्यों हो गए? रिया ने पूछा। कुछ नहीं बेटी, बस सुबह की भाग दौड़ थी, माँ जी ने कहा। रिया ने रसोई की तरफ देखा। वहां बर्तनों का ढेर लगा था और आटे के छींटे पड़े थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप सब थक गए हैं, आज मैं नाश्ता बनाती हूँ। सबकी आंखें फटी रह गई। तुम? कमला भाभी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मैं। क्यों, क्या मैं नहीं बना सकती? रिया ने मासूमियत से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस हमें आदत नहीं है, कमला भाभी ने झिझकते हुए कहा। आदत नहीं है तो अब हो जाएगी, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने सूटकोस को एक तरफ रखकर सीधे रसोई में घुस गई। कमला भाभी ने माँ जी की तरफ देखा। माँ जी ने अपने कंधे उचका दिए। रिया ने तुरंत गैस जलाई और पैन में तेल डाला। उसकी हरकतें इतनी फुर्तीली थी कि सब देखते रह गए। उसने कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म पोहा बना दी दिया। लीजिए गर्मा गर्म पोहा, रिया ने कहा। वाह, दादी माँ ने खुशी से कहा और सबने पोहा खाया। पोहे का स्वाद इतना अच्छा था कि सब चुपचाप खाते रहे। ये पोहा तो बहुत स्वादिष्ट है, पिताजी ने कहा। हाँ बहुत ही बढ़िया, बड़े भैया ने भी तारीफ की। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप सबको पसंद आया तो मैं रोज बना सकती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, माँ जी ने तुरंत कहा। मेहनत? ये मेहनत कहाँ है माँ जी, ये तो प्यार है, रिया ने कहा। कमला भाभी ने रामप्यारी की तरफ देखा। रामप्यारी ने आंखें घुमा ली। अगले कुछ दिन रिया ने घर के कामों में हाथ बटाया। वह न केवल काम करती बल्कि सबको हंसाती भी थी। उसकी हाजिर जवाबी और मस्ती भरी बातें में घर में एक नई ऊर्जा भर देती थी। एक शाम सब चाय पी रहे थे। रिया तुम कितनी अच्छी हो, दादी माँ ने कहा। मैं तो ऐसे ही हूँ दादी माँ, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, माँ जी ने कहा। हाँ, माँ ने तो बहुत कुछ सिखाया है, रिया ने कहा। तभी कमला भाभी ने कहा, पर रिया तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत हो, तुम तो नई नवेली बहू हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम? आराम तो पूरी जिंदगी करना है भाभी जी, अभी तो काम करना है, रिया ने हंसते हुए कहा। पर तुम्हें पता है ना, इस घर में बहुओं की क्या हैसियत है, कमला भाभी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा। रिया ने भौंयें चढ़ाई। हैसियत? क्या मतलब? मतलब ये कि यहाँ बहुओं को बस घर का काम करना होता है और कुछ नहीं, कमला भाभी ने कहा। और कुछ नहीं? रिया ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, बस घर का काम और बच्चों को संभालना, कमला भाभी ने कहा। रिया ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, ये तो कोई बुरी बात नहीं। बुरी बात नहीं, पर तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं रहती, तुम बस एक बहू बनकर रह जाती हो। कमला भाभी ने गहरी सांस ली। रिया ने कमला भाभी की आंखों में देखा। उसे लगा कि कमला भाभी के मन में कुछ दुख है। भाभी जी, मुझे तो लगता है कि बहू होना अपने आप में एक पहचान है, ये कोई छोटी बात नहीं है, रिया ने प्यार से कहा। कमला भाभी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन दोपहर का समय था। सब खाना खा चुके थे। पिताजी अपनी कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। बड़े भैया अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहे थे। राहुल अपने कमरे में फोन पर बात कर रहा था। माँ जी और दादी माँ आपस में बातें कर रही थी। कमला भाभी और राम प्यारी रसोई में बर्तन धो रही थी। रिया अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। तभी माँ जी ने कहा, कमला, राम प्यारी, तुम दोनों थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। नहीं माँ जी, अभी तो बहुत काम बाकी है, कमला भाभी ने कहा। हाँ माँ जी, राम प्यारी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तभी रिया बाहर आई। माँ जी, दादी माँ, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है, रिया ने कहा। हाँ बोलो बेटी, दादी माँ ने कहा। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलकर कुछ नया करें, रिया ने प्रस्ताव रखा। नया? क्या नया, माँ जी ने पूछा। मुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है और मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम सब मिलकर कुछ कपड़े सिले और उन्हें बेचे, रिया ने कहा। सबकी आंखें फटी रह गई। तुम क्या कह रही हो रिया, माँ जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ माँ जी, इससे हम सब का समय भी अच्छा कटेगा और कुछ पैसे भी कमा पाएंगे, रिया ने समझाया। पैसे? हमें पैसे की क्या जरूरत है, माँ जी ने कहा। जरूरत नहीं है, पर अपनी कमाई से कुछ करना हो तो अच्छा लगता है ना,
रिया ने कहा। कमला भाभी और रामप्यारी भी रसोई से बाहर आ गई। उन्होंने रिया की बात सुनी। ये क्या कह रही हो रिया? कमला भाभी ने पूछा। यही कि हम सब मिलकर कुछ करें। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। पर ये सब करेगा कौन? हमें तो बस घर का काम करना आता है। रामप्यारी ने कहा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगी। रिया ने कहा। दादी माँ ने रिया की तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी। मुझे तो ये विचार अच्छा लगा। दादी माँ ने कहा। पर माँ जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। माँ जी ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता बेटी, ये सब कभी हुआ नहीं है हमारे घर में। तो क्या हुआ? हर चीज की शुरुआत होती है, रिया ने कहा। तभी पिताजी ने अखबार नीचे रखा। क्या बात चल रही है? पिताजी ने पूछा। रिया कुछ नया करने की बात कर रही है पिताजी, माँ जी ने बताया। क्या नया? पिताजी ने पूछा। कढ़ाई सिलाई का काम। पिताजी ने रिया की तरफ देखा। तुम्हें आता है ये सब? पिताजी ने पूछा। हाँ पिताजी, रिया ने कहा। ठीक है, करके देख लो। रिया की आंखों में चमक आ गई। तो फिर ठीक है, आज से हम सब मिलकर काम करेंगे, रिया ने खुशी से कहा। अगले कुछ हफ्तों में घर का माहौल बदल गया। रिया ने एक छोटी सी सिलाई मशीन मंगवाई। उसने कमला भाभी और रामप्यारी को सिलाई कढ़ाई सिखाई। शुरुआत में उन्हें थोड़ी मुश्किल हुई, पर रिया ने हार नहीं मानी। वह धैर्य से सिखाती रही। कमला भाभी ने कहा। मुझे तो लगता था कि ये सब बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है भाभी जी, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, रिया ने कहा। रामप्यारी बोली। ये तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ ये तो है, रिया ने कहा। धीरे धीरे उन्होंने सुंदर सुंदर कुर्तियां, दुपट्टे और बच्चों के कपड़े बनाने शुरू कर दिए। रिया ने अपने पुराने दोस्त से बात की, जिसकी शहर में एक बुटीक थी। उसकी दोस्त ने उसके बनाए कपड़े खरीदने की हामी भर दी। पहली बार जब उसके बनाए कपड़े बिके तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी पहली कमाई से मिठाई खरीदी और सबने मिलकर खाई। ये तो बहुत अच्छा लगा, माँ जी ने कहा। हाँ माँ जी, रिया ने कहा। कमला भाभी ने रिया को गले लगा लिया। तुम्हारी वजह से आज हमें अपनी एक नई पहचान मिली है। ये सब हम सब की मेहनत है भाभी जी, रिया ने कहा। एक दिन शाम को सब बैठे थे। रिया, तुमने इस घर की बहुओं की हैसियत ही बदल दी, दादी माँ ने कहा। हैसियत तो हमेशा से थी दादी माँ, बस उसे पहचानना था, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने हमें सिखाया कि घर का काम करना कोई छोटी बात नहीं है, पर इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कमला भाभी ने कहा। हाँ, तुमने हमें बताया कि घर के अंदर रहकर भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं, राम प्यारी ने कहा। रिया ने मुस्कुराते हुए सबको देखा। ये तो बस शुरुआत है, अभी तो हमें और बहुत कुछ करना है, सबने एक साथ हंसते हुए कहा। हाँ, घर में अब पहले से ज्यादा रौनक थी। सुबह की भाग दौड़ भी होती थी, पर उसमें एक नई ऊर्जा और उत्साह था। बर्तनों की खनक और चपाती बेलने की आवाज के साथ साथ अब सिलाई मशीन की घरघराहट और सुई धागे की सरसराहट भी सुनाई देती थी। एक दिन राहुल अपनी दफ्तर की थकान मिटाकर घर लौटा। उसने देखा कि रिया और उसकी भाभियां सिलाई मशीन पर काम कर रही थी और आपस में हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये क्या चल रहा है? राहुल ने पूछा। काम चल रहा है जनाब, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम सब बहुत व्यस्त लगती हो, राहुल ने कहा। हाँ, अब हम घर के काम के साथ साथ अपना बिजनेस भी संभालती हैं, कमला भाभी ने गर्व से कहा। बिजनेस? राहुल ने अपनी भौहें चढ़ाई। हाँ, अब हम आत्मनिर्भर हैं, रामप्यारी ने भी कहा। राहुल ने रिया की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व था। तुमने तो कमाल कर दिया, राहुल ने कहा। कमाल तो सबने मिलकर किया है, रिया ने कहा। पिताजी ने अपना अखबार नीचे रखा। हाँ, ये लड़की सच में कमाल की है, पिताजी ने कहा। माँ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं था कि ये सब हो पाएगा, दादी माँ ने कहा। मुझे तो हमेशा से पता था कि मेरी नई बहू कुछ बड़ा करेगी, रिया ने सबको गले लगा लिया। यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। घर में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया था। बहुएं अब सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थी,
उनके पास अब अपनी एक पहचान थी, अपना एक मुकाम था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न केवल घर को संभाला, बल्कि अपनी एक अलग दुनिया भी बना ली थी। हर सुबह जब सूरज आंगन में उतरता तो अब सिर्फ बर्तनों की खनक नहीं, बल्कि सपनों की उड़ान की आवाज भी सुनाई देती थी। और उस आवाज में सबसे ज्यादा मुखर थी रिया की हंसी, जो घर के हर कोने में गूंजती थी। खिलखिलाहट जो हर दिल को छू जाती थी। एक शाम जब सब छत पर बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी। रिया, तुम्हें कभी लगा कि तुम ये सब नहीं कर पाओगी? कमला भाभी ने पूछा। हाँ, लगा था, रिया ने कहा। उसकी आवाज में एक पल की गंभीरता थी। जब पहली बार मैंने ये बात कही थी, मुझे लगा था कि कोई मेरा साथ नहीं देगा। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एक सपना देख रही हूँ। और फिर क्या हुआ? रामप्यारी ने उत्सुकता से पूछा। फिर मैंने देखा कि दादी माँ की आंखों में एक चमक थी, और पिताजी ने भी हाँ कह दिया, और तुम्हारी आंखों में भी एक उम्मीद दिखी। रिया ने कमला और रामप्यारी की तरफ देखा। वो उम्मीद ही थी जिसने मुझे हिम्मत दी। कमला भाभी ने गहरी सांस ली। मुझे तो लगा था कि ये सब बस एक और नया काम है जो हमारे सिर पर आ जाएगा। हम तो पहले से ही इतने काम में दबे हुए थे। मुझे पता है भाभी जी, रिया ने प्यार से कहा, पर मैंने देखा था कि आप सब थक चुके थे। रोज एक ही तरफ का काम करते करते इंसान बोर हो जाता है। और मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब कुछ ऐसा करें जिसमें हमें खुशी मिले। और तुमने हमें खुशी दी, रामप्यारी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने हमें सिखाया कि हम सिर्फ रोटियां बनाने वाली मशीनें नहीं है। मशीनें तो बिल्कुल नहीं हो, रिया ने हंसते हुए कहा। तुम सब तो कलाकार हो। देखो कितने सुंदर कपड़े बनाती हो। तभी माँ जी ने कहा, रिया, तुमने सिर्फ हम काम करना नहीं सिखाया, तुमने हमें जीना सिखाया है। तुमने हमें बताया कि हर औरत के अंदर एक शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है, दादी माँ ने कहा। मेरी रिया रानी ने तो इस घर को स्वर्ग बना दिया। अब यहाँ सिर्फ काम नहीं होता, हंसी भी होती है। सबने एक साथ ठहाका लगाया। हंसी की आवाज दूर तक गूंजी। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। घर की छत पर बैठे परिवार की परछाइयां लंबी होती जा रही थी, जैसे उनके सपने भी अब बड़े होते जा रहे थे। राहुल आया और रिया के कंधे पर हाथ रखा। तुमने सही कहा था रिया, तुमने इस घर की बहुओं की हैसियत ही बदल दी। अब यहाँ हर बहू की अपनी एक पहचान है। रिया ने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराई। ये तो बस शुरुआत है राहुल, अभी तो हमें और बहुत कुछ करना है। और फिर सबने एक साथ आसमान की तरफ देखा, जैसे वे भविष्य के सपनों को छूने की कोशिश कर रहे हों। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल रही थी, जैसे मेहनत और सफलता की खुशबू। और उस खुशबू में घुली थी एक हंसी, एक उम्मीद और एक वादा कि यह परिवार अपनी बहुओं के साथ हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और इस बार जब सुबह की पहली किरण आंगन में उतरती, तो रसोई से आती आवाजों में सिर्फ बर्तनों की खनक और चपाती बेलने की धुन नहीं होती थी। उसमें सिलाई मशीन की घबराहट होती थी, आपस में हंसने की आवाजें होती थी, और सबसे बढ़कर हर बहू की अपनी पहचान का गर्व होता था। वे अब सिर्फ बहुएं नहीं थी, वे उद्यमी कलाकार और स्वतंत्र महिलाएं थी, जिन्होंने अपने सपनों को पंख दिए थे और एक नए भविष्य की नींव रखी थी। घर की हर दीवार, हर कोना अब उनकी नई हैसियत की कहानी कहता था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।